हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक फैक्ट्स पर। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में इंडो पाक वार 1971 के बारे में बताने वाली हूँ। 1971 में पाकिस्तान दो पार्ट में डिवाइड था, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। लेकिन अब यह बांग्लादेश है। जब यह बांग्लादेश ना होकर ईस्ट पाकिस्तान था, तब यहाँ के नागरिकों के साथ क्या हुआ था और इंडो पाक वार 1971 के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगी। पश्चिमी पाकिस्तान के लोग ईस्ट पाकिस्तान के नागरिकों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया करते थे। वेस्ट पाकिस्तान के लोग ईस्ट पाकिस्तान लोगों के नीच, काला, गोरा और जाने क्या क्या तरीके से उनको बेइज्जत किया करते थे। उन्हें उनकी जरूरत और सही तरीके से डेवलपमेंट नहीं मिल रहा था। इस स्थिति को देखते हुए ईस्ट पाकिस्तान में रहने वाले लोग अपने आप को बांग्ला बोला करते थे, जिससे वेस्ट पाकिस्तान लोगों को कोई वास्ता नहीं था, क्योंकि उन्हें पता था कि ईस्ट पाकिस्तान को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है। शेख मुजीबुर रहमान पूरी पाकिस्तान के स्वतंत्रता के लिए हमेशा से संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने इसके लिए 6 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की थी। इन सब बातों से वह पाकिस्तानी शासन की आंख की किरकिरी बन चुके थे। साथ ही कुछ दूसरे बंगाली नेता भी पाकिस्तान के निशाने पर था। उनके दमन के लिए और बगावत की आवाज को हमेशा से दबाने के मकसद से शेख मुजीबुर रहमान और अन्य बंगाली नेताओं पर अलगाववादी आंदोलन के लिए मुकदमा चलाया गया। लेकिन पाकिस्तान की यह चाल खुद उस पर भारी पड़ गई। मुजीबुर रहमान इससे पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की नज़र में हीरो बन गए। इससे पाकिस्तान बैकफुट पर आ गया और मुजीबुर रहमान के खिलाफ षड्यंत्र का केस था, वो भी वापस ले लिया। पाकिस्तान में 1970 का चुनाव बांग्लादेश के अस्तित्व के लिए काफी अहम साबित हुआ। इस चुनाव में मुजीबुर रहमान की पार्टी पूर्वी पाकिस्तान अवामी लीग ने जबरदस्त जीत हासिल की। संसद में मुजीब के पास सरकार बनाने के लिए जबरदस्त बहुमत था, लेकिन पाकिस्तान को कंट्रोल कर रहे पश्चिमी पाकिस्तान के लीडरों और सैन्य शासन को यह गवारा नहीं था कि मुजीब पाकिस्तान पर शासन करे। मुजीब के साथ इस धोखे से पूर्वी पाकिस्तान में बगावत की आग तेज हो गई। लोग सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने लगे। पूर्वी पाकिस्तान में आज़ादी का आंदोलन दिन ब दिन तेज होता जा रहा था, लेकिन पाकिस्तान की सेना को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर बड़े पैमाने में अत्याचार करने लगे और मुजीब रहमान को, जो उनके लिए दुश्मन बन गया था, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। धीरे धीरे ऐसे ही पाकिस्तान की सेना के अत्याचार और टॉर्चर बढ़ते ही जा रहे थे, लेकिन गिरफ्तारी और टॉर्चर से बचने के लिए बड़ी संख्या में लोग भागकर भारत आ गए और फिर भारत में शरणार्थी संकट बढ़ने लगा। 1 साल से भी कम समय के अंदर बांग्लादेश से करीब 1 करोड़ शरणार्थियों ने भागकर भारत के वेस्ट बंगाल में शरण ली और इससे भारत पर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव बढ़ गया। माना जाता है कि मार्च 1971 के अंत में भारत सरकार ने मुक्त वाहिनी की मदद करने का फैसला लिया। मुक्त वाहिनी दरअसल पाकिस्तान से बांग्लादेश को आज़ाद कराने वाली पूर्वी पाकिस्तान के सैनिक और हजारों नागरिक शामिल थे। 31 मार्च 1971 को इंदिरा गांधी ने भारतीय संसद में भाषण देते हुए पूर्वी बंगाल के लोगों की मदद की बात कही थी। उन्होंने कहा कि हमारे पड़ोसी देश के साथ बहुत ही अत्याचार किया जा रहा है और ईस्ट पाकिस्तान को इस जुर्म से बाहर निकाला जाए। इंदिरा गांधी और उनके सलाहकारों ने यूरोप और अमेरिका का दौरा किया। उन्होंने दुनिया के लीडरों के सामने भारत के नजरियों को रखा, लेकिन इंदिरा गांधी और अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के बीच बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंची, क्योंकि निक्सन नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान को भारत हराए और इस बात से इंदिरा गांधी बेखबर थी। पर उन्होंने निक्सन से यह कहा कि अगर पाकिस्तान ने सीमा पार उकसावे की कार्रवाई जारी रखी तो भारत बदले कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। आखिर 25 अप्रैल 1971 को इंदिरा गांधी ने पूर्वी पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। भारत के तत्कालीन थल सेना अध्यक्ष सैम मानेकशॉ ने पहले तो युद्ध के लिए मना किया, क्योंकि उनका कहना था कि बारिश का मौसम है जिससे भारत की सेना फंस सकती है, और दूसरी तरफ
चीन भारत पर हमला कर सकता है, लेकिन भारत ने अभी से युद्ध की तैयारी शुरू कर दी और कूटनीतिक रूप से इंदिरा गांधी ने इंटरनेशनल स्टेज पर भी घेराबंदी शुरू कर दी। लेकिन भारत ने अभी भी युद्ध शुरू नहीं किया था, पर तब पाकिस्तान ने गलती कर दी जब 3 दिसंबर 1971 को भारत के एयरफोर्स को नुकसान पहुंचाने के लिए पाकिस्तान ने हमला कर दिया और शुरू हो गया 1971 का भारत पाक युद्ध। 3 दिसंबर की शाम को लगभग 5:40 बजे पाकिस्तान एयरफोर्स ने आगरा सहित उत्तर पश्चिमी भारत की 11 एयरफील्ड्स पर हमला कर दिया। इस हमले की सूचना मिलने के साथ मेजर कुलदीप सिंह चांदीपुर ने लेफ्टिनेंट धर्मवीर के नेतृत्व में 120 जवानों की पेट्रोल टीम को बॉर्डर पिलर पर भेज दिया। कुछ ही घंटों बाद लेफ्टिनेंट धर्मवीर ने मेजर कुलदीप को बताया कि 65 टैंक और एक मोबाइल इन्फेंट्री के साथ पाकिस्तान की बड़ी फौज लोंगेवाला पोस्ट की तरफ बढ़ रही है। मेजर कुलदीप सिंह ने तत्काल इस जानकारी को मुख्यालय कमांड से साझा कर एयरफोर्स सपोर्ट की मांग की, क्योंकि रात होने वाली थी, लिहाजा अगली सुबह तक लोंगेवाला पोस्ट को एयर सपोर्ट मिलना पॉसिबल नहीं था। फिर लिहाजा पूरा मेजर कुलदीप चांदीपुर का ही था। उन्होंने फिर ऐसी योजना बनाई जिससे फिर पाकिस्तानी 3000 सेना उनके चक्रव्यूह में आ जाए। उन्होंने रेगिस्तान जगह पर रेत के ढेर में बारूद का ढेर बिछा दिया, जो उनकी नजर में एंटी टैंक माइंस है, पर यह मेजर कुलदीप चांदीपुर की साजिश थी। पाकिस्तानी जब टैंक लेके आते तो जमीन से ज्यादा हवा में दिखाई पड़ते। इस तरीके से भारतीय मेजर कुलदीप चांदीपुर ने बारूद के ढेर से ही पाकिस्तानी टैंक को बर्बाद कर दिया। लेकिन 2 घंटे बाद पाकिस्तानी ब्रिगेडियर को पता चला कि यह तो एंटी टैंक माइंस के नाम पर जाल है। पाकिस्तानी ब्रिगेडियर ने इंजीनियरों से कहा कि वह यह रेत के धोरों को निकालें, तो उन्हें पता चला कि यह तो सैनिकों के टिफिन है, जो मेजर कुलदीप की साजिश थी, क्योंकि मेजर कुलदीप पाकिस्तानी सेना को सुबह तक युद्ध करने से रोकना चाहते थे और फिर ऐसा हुआ भी। उधर सूरज की पहली किरण के साथ भारतीय एयरफोर्स के हंटर और मारुत लड़ाकू विमान मदद के लिए लोंगेवाला पोस्ट पहुंच चुके थे। इन लड़ाकू विमानों ने देखते ही देखते पाकिस्तानी टैंकों को एक एक करके ध्वस्त करना शुरू कर दिया। इस तरीके से भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को रौंद डाला और पाकिस्तानी सेना को जलाकर रेगिस्तान को कब्रिस्तान बना डाला और पाकिस्तानी इस युद्ध से बहुत डर गए थे। यह युद्ध 3 से 4 दिसंबर तक हुआ था। इसमें भारतीय सेना विजयी प्राप्त हुए। अब INS विक्रांत की बात करें तो यह भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत था, जिसके बारे में पाकिस्तानी जानते थे कि यह विक्रांत उनको तहस नहस कर देगा। इसीलिए उन्होंने इस INS विक्रांत को डुबाने के लिए अपनी सबसे घातक पनडुब्बी गाजी को भेजा था। लेकिन भारतीय खुफिया एजेंसी ने पाकिस्तानी की मंशा का पता चलते ही भारत ने INS विक्रांत का रास्ता बदल दिया और INS विक्रांत को लेके विशाखापट्टनम पहुंच गए। यह सब भारतीय की चाल थी, जिसमें पाकिस्तान का पनडुब्बी गाजी को फंसाना था, और ऐसा हुआ भी। PNS गाजी जब पानी के अंदर से आ रहा था तो INS विक्रांत को खत्म करता, उससे पहले INS विक्रांत ने PNS गाजी को खत्म कर दिया। पाकिस्तानी को इससे बहुत बड़ा सदमा लगा और उन्हें लगने लगा कि अब हम भारत से जीत नहीं सकते। इस तरह पाकिस्तान को हर तरफ से हार मिल रही थी। तब पाकिस्तान ने आखिरी आशा अमेरिका से मदद मांगी और अमेरिका पाकिस्तान की मदद करने को तैयार हो गया और यह मामला यूनाइटेड नेशन तक पहुंच गया। अमेरिका ने रसिया से पूछा, लेकिन वहां से रशिया ने मना कर दिया और बाद में UN में इस मैटर को रूस ने वीटो कर दिया। अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद के लिए अपना 7वां बेड़ा भेजा। अब उनका टारगेट यह था कि वो INS विक्रांत को डुबाकर खत्म करें, लेकिन दूसरी तरफ रूस ने भी अपना 40वां बेड़ा भेज दिया। रूस और अमेरिका हिंद महासागर में आमने सामने आ गए और ब्रिटेन ने भी अपना ईगल भेज दिया था। रूस ने हिंद महासागर में अपने बेड़े से एक लाइन का निर्माण कर और पानी के अंदर काम कर रही भारतीय सेना। ऐसा माहौल हो गया कि डर के मारे दूसरे सारे देश
पीछे हट गए। अब भारत भी नहीं चाहता था कि युद्ध आगे बढ़े और पाकिस्तान को लेकर कोई माहौल बने, क्योंकि भारत का तो बस मकसद यही था कि पूर्वी पाकिस्तान आजाद कराना। समय था 16 दिसंबर 1971। अब यह युद्ध का 13वां दिन था। इस समय 93,000 पाकिस्तानी सेना भारत से घिरी थी और यहाँ मौजूद था पाकिस्तान का जनरल नियाजी। अब पाकिस्तानी सेना ने अपने घुटने टेक दिए थे और अपने आप को घेरा समझकर नियाजी ने भारत के निर्मल जीत सिंह के सामने 93,000 सेना को सरेंडर किया। यह पहली बार इतना बड़ा आत्मसमर्पण जो 93,000 सेना का था, यह गिनीज में भी रिकॉर्ड है। अब पश्चिमी पाकिस्तान पाकिस्तान है और पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। जय हिंद।